प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आज आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप लोगों को कक्षा फर्स्ट ईयर आर्ट विषय भूगोल प्रथम खंड में आप लोगों को मैं आज अध्याय 3 के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक जो संरचना है, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, इस संरचना के बारे में आप लोगों को अप्रत्यक्ष स्रोतों के बारे में बताऊंगा। क्या बताऊंगा? अप्रत्यक्ष स्रोत, पृथ्वी के आंतरिक भूगर्भिक संरचना के बारे में जो कुछ अप्रत्यक्ष स्रोत हैं, अप्रत्यक्ष प्रमाण है, उस प्रमाणों में के बारे में आज पढ़ने का आप समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखिए, ये अप्रत्यक्ष स्रोत क्या है, अप्रत्यक्ष प्रमाण क्या है। यह अप्रत्यक्ष स्रोतों में सबसे पहले आता है भूकंप। आप देखते हैं कि भूकंप जब पृथ्वी के अंदर जो है आता है, भूकंप पृथ्वी के अंदर जो विभिन्न तरह की जो है भूकंप की उत्पत्ति के जो कारण या तो ज्वालामुखी होते हैं, या तो पृथ्वी की आंतरिक जो है भूगर्भिक शक्तियां होती है, आंतरिक हलचलें होती है। यह जो है क्रियाएं जो है जब आती है तो पृथ्वी के अंदर जो है विभिन्न तरह की क्रियाएं उत्पन्न होती है। इसके द्वारा भी जो है अप्रत्यक्ष स्रोतों के प्रमाण कुछ मिलते हैं और उसे हम भूकंप के द्वारा कुछ जानकारियां अप्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के भूगर्भ के अंदर में जानने का प्रयास करते हैं। दूसरा है भूकंपीय तरंगे। जो पृथ्वी के अंदर जो भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होती है, उस तरंगों का वेग, तीव्रता कितनी क्या होती है, या विभिन्न तरह की जानकारियों से उसे जो है संभावना करके या उसे जो है माप करके उसके द्वारा भी जो है तरंगों की भूकंपीय तरंगों के द्वारा भूगर्भ के अंदर की जानकारी को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। अगला है भूकंपीय तरंगों की संरचना। भूकंप की जो तरंगों की संरचना बनती है, वो संरचनाएं कैसे होती है, किस आधार पर तैयार होती है, उसका भी आकलन करके भूगर्भ वैज्ञानिक जो है भूकंपीय विज्ञान के द्वारा जो है भूगर्भ पृथ्वी के अंदर की संरचनाओं के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। उसकी आंतरिक संभावनाओं को खंगालने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। चौथा है छाया क्षेत्र का उद्भव। इस छाया क्षेत्र की कुछ उद्भव के द्वारा भी जो है प्रयास किया जाता है कि पृथ्वी के अंदर की जानकारियां क्या है, स्रोत क्या है। अगला है भूकंप के प्रकार। भूकंप जो है कई प्रकार के होते हैं। भूकंप के प्रकार के बारे में भी जाना जाता है कि भूकंप कितने प्रकार के होते हैं। तो उस भूकंप के प्रकारों के बारे में भी, क्षेत्रों और स्रोतों के बारे में भी जाना जाता है। भूकंपों की जो है माप, और उस भूकंपों की जो है रिएक्टर स्केल पर माप किया जाता है कि कौन सा भूकंप जो है की तीव्रता जो है रिएक्टर स्केल पर कितना है। तो आप ये भी समझने की कोशिश कीजिए कि भूकंप की तीव्रता कब विनाशक हो जाती है और कब विनाशक नहीं होती है। कि रिएक्टर स्केल पर उसकी तीव्रता जो है कितने से अधिक रहेगा और कितने से कम रहेगा तो विनाश नहीं होगा, और कितने से अधिक रहेगा तो ये विनाश होगा। तो आप लोग जानने का प्रयास कीजिए कि भूकंप की तीव्रता जब रिएक्टर स्केल पर 5.5 से ऊपर होती है तो भूकंप विनाशक हो जाता है। भूकंप क्या हो जाता है? विनाशक हो जाता है। लेकिन 5.5 से तीव्रता उसकी कम होती है तो विनाश लीलाएं नहीं होती, किसी तरह की कोई विनाश लीला नहीं होगी, वह जो है सामान्य होता है। लेकिन 5.5 से जब ही उसकी तीव्रता अधिक होने लगती है भूकंप विनाशक हो जाता है। तमाम पृथ्वी के ऊपरी परत पर जो है विनाश की लीलाएं, धरातलीय विन्यास की लीलाएं उत्पन्न हो जाती है, यह स्वरूप दिखाई देने लगती है। तो इस तरह से आप समझ लीजिए भूकंप के प्रकार है, भूकंप की माप है। तो भूकंप के माप के द्वारा जो है हम भी पृथ्वी के अंदर की गहराइयों के बारे में, उसके बनावट के आकार पर जो है पृथ्वी की संरचना के बारे में बहुत सारे जानकारी जो है आप लोग अप्रत्यक्ष रूप से या भूवैज्ञानिक जो है अप्रत्यक्ष रूप से हमारे पूर्वजों ने जो है प्रत्यक्ष रूप से जानने का प्रयास करते हैं। अगला पॉइंट है भूकंप के प्रभाव। भूकंप के प्रभाव क्या होते हैं आप ये भी समझ सकते हैं कि जब भूकंप आता है तो विभिन्न तरह की
मकानें जो होती है, धरातलीय स्वरूप जो होती है, विभिन्न तरह के जो या ऊपर के जो मानवीय या प्राकृतिक जो स्वरूप होते हैं या संरचनाएं होती है, भौतिक संरचना या मानवीय संरचना जो होती है, ये इसमें बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलती है। बहुत लोगों और जान माल की क्षति भी होती है। जैसे आपने देखा था, सुना भी होगा कि भारत में ही 2001 में 8:41 पर जो भुज कच्छ जिले में जो भूकंप आया हुआ था, 26 जनवरी 2001 में, आपने इसको सुना भी होगा, देखा भी होगा, उधर कोई गया होगा, चाहे रहा होगा तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि वह कैसी भूकंप थी और किस तरह की लीलाएं हुई। इसमें बहुत से लोगों की जानें चली गई थी। पूरे भुज कच्छ का जो इलाका था वो एकदम धराशायी हो गया था। वहां पर विश्व के देशों से और भारत के अन्य प्रदेशों से जो है राहत सामग्री भेजे जा रहे थे और कितने बड़े स्तर पर विनाश लीले हुए थे, ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो यह समझने की कोशिश कीजिए। वही भूकंप की जो आवृत्ति होती है, भूकंप की आवृत्ति क्या होती है, उससे भी के बारे में भी पढ़ेंगे। और पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी के अंदर के जो आंतरिक संरचना है, उस संरचना की कैसी बनावट है। जैसे पिछले क्लासों में आप पढ़े भी हैं कि पृथ्वी के अंदर की जो आंतरिक संरचनाएं होती है, कुछ सियाल सीमा नीचे के रूप में बताया गया है। अब यहाँ कुछ और विस्तृत रूप से जो है पृथ्वी के अंदर का क्रोड क्या होता है, किस तरह की उसकी परतें होती है। जैसे आप देखते हैं कि आग में चट्टानें होती है, औषधि चट्टानें होती है, प्रदार चट्टानें होती है। तो इसी तरह से इसमें परतों की बनावट कैसी है, किस तरह की है पृथ्वी की संरचना में, इसके बारे में पढ़ते हैं। और उसके बाद से आप जो है भूपरपट्टी, जो भूपरपट्टी यानी ऊपर के पृथ्वी के जो भाग है, इस पृथ्वी के ऊपरी भाग को यानी ऊपर की जो बनावट हम लोग जो देख रहे हैं, जो पृथ्वी का बाह्य पटल कहलाता है, यह बाह्य पटल ही भूपरपट्टी कहलाती है। मेटल यानी इसके नीचे की जो भाग होता है वो मेटल होता है। मेटल की चट्टानें हम उसको कहते हैं। यानी भूपरपट्टी के नीचे जब हम अंदर की ओर जाते हैं और क्रोड के बीच का जो भाग होता है, इसको हम मेटल की चट्टान कहते हैं, मेटल है। और यह क्रोड जो है पृथ्वी का सबसे जो आंतरिक भाग है, वह पृथ्वी का क्रोड कहलाता है, जो आंतरिक केंद्रीय स्थिति होता है, यानी केंद्र का जो भाग होता है उसी को क्रोड कहा जाता है। तो यह आप समझने की कोशिश कीजिए। आप इसमें विस्तृत जो है इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा, समझने की कोशिश कीजिए। अप्रत्यक्ष स्रोत में आप ये देखेंगे कि पदार्थों के गुण धर्म के विश्लेषण से पृथ्वी के आंतरिक भाग की अप्रत्यक्ष जानकारियां प्राप्त होती रहती हैं। खनन क्रिया यानी खनन जो कार्य होते हैं, खनन क्रिया से भी हमें पता चलता है कि पृथ्वी के धरातल में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान एवं दबाव में भी वृद्धि होती जाती है। आप सब जानते भी हैं। इतने ही नहीं, हमें यह भी पता चलता है कि गहराई बढ़ने के साथ साथ पदार्थ का घनत्व भी बढ़ता जाता है। तापमान, दबाव एवं घनत्व में इतनी परिवर्तन की दर को यानी इस परिवर्तन की दर को आंका जा सकता है कि पृथ्वी की यानी कुल जो मोटाई को ध्यान में रखते हुए हमारे वैज्ञानिकों ने विभिन्न गहराइयों पर पदार्थों के तापमान, दबाव एवं घनत्व के मान को अनुमानित किया है। यानी उसको कुछ अनुमानित मानक के रूप में प्रदान किया है। अनुमान लगा करके प्रत्येक परत के संदर्भ में इन लक्षणों का भी यानी सविस्तार वर्णन भी किया गया है। इसी अध्याय में आगे किया गया है कि पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत उल्काएं भी है। यानी जो उल्का आप लोग देखते हैं, उल्काएं देखते हैं, वो भी अप्रत्यक्ष जानकारी का दूसरा साधन है, जो कभी कभी धरती तक पहुंचती हैं। हालांकि हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि
उल्काओं के विश्लेषण के लिए उपलब्ध पदार्थ यानी जो उल्काओं के लिए जो उपलब्ध पदार्थ होते हैं वो पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग से ही प्राप्त नहीं होते, परंतु उल्काओं से प्राप्त पदार्थ और उनकी संरचना भी पृथ्वी से मिलती जुलती है। नहीं, पृथ्वी के अंदर से नहीं प्राप्त होते, लेकिन ये उल्काएं होती है, उल्काओं की जो संरचना होती है पदार्थों की, वह पृथ्वी से मिलती जुलती रहती है। और यही उल्काएं वैसे ही यानी पृथ्वी के बने ठोस पिंड होते हैं। ये जो उल्काएं भी होते हैं यानी पृथ्वी के जैसा ही, यानी यह संरचना के जैसा ही, यानी वैसे ही ये पदार्थ बने हुए यानी ठोस पिंड के रूप में ही दिखते हैं, होते हैं, जिनसे हमारा ग्रह यानी पृथ्वी भी बना हुआ है। जैसे जिनसे ही, उन्हीं ठोस पदार्थों से, पिंडों से हमारी पृथ्वी भी बना है। अतः पृथ्वी की आंतरिक जानकारी के लिए उल्काओं का अध्ययन एक महत्वपूर्ण स्रोत है। उल्काओं का जो अध्ययन किया जाता है एक अप्रत्यक्ष स्रोतों में से पृथ्वी की आंतरिक जानकारी के बारे में, तो एक महत्वपूर्ण स्रोत इसको भी माना जाता है। अन्य अप्रत्यक्ष स्रोत में गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र, वह भूकंपन संबंधी क्रियाएं शामिल हैं। यानी अन्य जो अप्रत्यक्ष स्रोत होते हैं उसमें गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय क्षेत्र, भूकंपन संबंधी जो क्रियाएं होती है इनको शामिल किया गया है। पृथ्वी के धरातल पर भी विभिन्न अक्षांशों, पृथ्वी की जो धरातल है उसके विभिन्न अक्षांशों पर गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है एक समान नहीं होता है। यह गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक होती है एवं भूमध्य रेखा पर कम होता है। पृथ्वी के केंद्र से दूरी के कारण, यानी जो पृथ्वी का केंद्र है, केंद्र से दूरी के कारण गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक होता है और जो भूमध्य रेखी क्षेत्र होता है, भूमध्य रेखा होता है, उस पर कम होता है। यानी आप ये समझ गए होंगे कि केंद्र के यानी दूर होने से, पृथ्वी के जो केंद्र से जो दूर के कारण यानी गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, अधिक है। ध्रुवों पर क्या है, अधिक है। और जो भूमध्य रेखा है वह केंद्र से कम दूरी पर है, पास में है, उसके कारण जो है गुरुत्वाकर्षण बल वहाँ कम है। तो गुरुत्वाकर्षण का यानी गुरुत्व का मान पदार्थ के द्रव्यमान के, यानी पदार्थ की जो द्रव्यमान होता है उस द्रव्यमान के अनुसार भी यानी क्या होता है, बदलता रहता है। पृथ्वी के भीतर पदार्थों का असमान वितरण भी इस विभिन्नता को प्रभावित करता है कि अलग अलग स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण की भिन्नता अनेक अन्य कारकों से भी प्रभावित होती है और इन विभिन्नता को गुरुत्व विसंगति, यानी इस जो यह भिन्नता होती है यह विभिन्नता को गुरुत्व विसंगति भी कहा जाता है। गुरुत्व विसंगति में हमें भूपर पट्टी में पदार्थ के द्रव्यमान के वितरण की जानकारी देते हैं। चुंबकीय सर्वेक्षण भी भूपर पट्टी में चुंबकीय पदार्थ के वितरण की जानकारी देते हैं। इसी तरह से भूकंपीय गतिविधियां भी पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। अतः हम कुछ विस्तार से इन पर भी आगे चर्चा करेंगे। भूकंप के बारे में जो चर्चा करने के लिए आपको बताए थे उसमें भूकंप के बारे में मैं चर्चा करता हूँ। भूकंपीय तरंगों का जो अध्ययन है पृथ्वी की आंतरिक परतों का संपूर्ण जो है चित्र प्रस्तुत करता है। साधारण जो है यानी जो पृथ्वी का ये अध्ययन किया जाता है आंतरिक, उसमें जो भूकंप होता है यह संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है।
संपूर्ण परतों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। साधारण भाषा में भूकंप का अर्थ होता है कि पृथ्वी का कांपना, यानी साधारण भाषा में हम कह सकते हैं कि भूकंप का अर्थ जो है साधारण भाषा में पृथ्वी का कांपना होता है। यह एक प्राकृतिक घटना है। तो प्यारे बच्चों, यह आप सोच रहे होंगे कि यह किसी दूसरे तरह की घटना है, नहीं, यह एक कौन सी घटना है? प्राकृतिक घटना है। ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगे उत्पन्न होती है। जब ऊर्जा निकलता है तो ऊर्जा जब पृथ्वी के अंदर से निकलती है तो तरंगे जो है उत्पन्न होती है, जो सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप लाती है। यानी ऊर्जा किसी पृथ्वी के आंतरिक भाग से जब ऊपर आती है तो उस निकलने के केंद्र से चारों ओर जो है यानी फैल करके क्या करती है, वह सभी दिशाओं में भूकंप लाती है, यानी भूमि में कंपन उत्पन्न कर देती है। यहाँ देख रहे हैं कि यह कुछ पी तरंगे हैं, कुछ यस तरंगे हैं, यह धरातली तरंगे हैं। तो यह पहुँचने का समय और देख रहे हैं कि आयाम वगैरह है, इसको देख रहे हैं कि मतलब ये कैसे कैसे जो है इसमें परिवर्तन देखा गया है। यह चित्र 3.1 में भूकंपीय अभिलेख किए गए हैं और इसमें पृथ्वी कंपन क्यों होता है इसके बारे में आप जानेंगे कि पृथ्वी में जो कंपन होता है वो कंपन क्यों होता है। प्रायः भ्रंश के किनारे किनारे जो भ्रंश उत्पन्न होते हैं उसके किनारे किनारे ऊर्जा निकलती है, यानी भ्रंश के किनारे किनारे ऊर्जा निकलती है। भूपर्पट्टी की शैलों में गहन दरारें ही भ्रंश होती है, यानी भूपर्पट्टी की जो शैल होती है और उन शैलों में जो गहन दरारें पड़ जाती है, फैल जाती है, फट जाती है, उसी को हम भ्रंश भी कहते हैं। उसी वह दरारें ही क्या होती है, भ्रंश होती है। और भ्रंश के दोनों तरफ शैलें विपरीत दिशा में यानी गति करने लगती है, चलने लगती है। जहां ऊपर के शैल खंड दबाव डालते हैं और ऊपर के जो शैल खंड होते हैं वो दबाव डालते हैं और दबाव डालने के कारण उनके आपस का जो घर्षण होता है, यानी दबाव डालने के कारण जो आपसी घर्षण होता है, घर्षण उन्हें परस्पर बांधे रहता है। फिर भी अलग होने की प्रकृति के कारण, यानी वो अलग होने की प्रकृति के कारण एक समय पर घर्षण का प्रभाव कम होता जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप शैल खंड विकृत होकर के, यानी जो शैल खंड होते हैं वो विकृत होकर के अचानक एक दूसरे के विपरीत दिशा में सरक जाते हैं। यानी अचानक क्या होते हैं, यानी किसके परिणाम स्वरूप, जिसके परिणाम स्वरूप घर्षण के प्रभाव के कम हो जाने के परिणाम स्वरूप शैलखंड विकृत होकर के अचानक एक दूसरे के विपरीत दिशा में सरक जाते हैं, यानी फैल जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा निकलती है। और जब ऊर्जा निकलती है तो और ऊर्जा तरंगे सभी दिशाओं में यानी गतिमान हो जाती है, चलने लगती है। यानी जहाँ से ये प्रक्रिया शुरू होती है वहाँ से भूकंप के केंद्र से यानी चारों दिशाओं में, सभी दिशाओं में यानी यह ऊर्जा गतिमान हो जाती है, होती है। वह स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है, यानी कौन सा स्थान, वह स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है भूकंप का उद्गम केंद्र कहलाता है। यानी क्या कहलाता है, जहाँ से ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा जहाँ से निकलती है भूकंप का उद्गम केंद्र फोकस कहलाता है। इसे अवकेंद्र भी कहा जाता है। इसको और क्या कहा जाता है, इसको अवकेंद्र के नाम से भी जाना जाता है, अवकेंद्र भी कहा जाता है। ऊर्जा तरंगे अलग अलग दिशाओं से चलती है। ऊर्जा की तरंग जो होती है, भूकंपी जो तरंग होती है, अलग अलग दिशाओं से यानी अलग अलग दिशाओं में चलती है। चलती हुई पृथ्वी की सतह तक पहुंचती है।
यानी अलग अलग दिशाओं में चलती हुई पृथ्वी की सतह पर तक पहुंचती है। भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपतम होता है, यानी उद्गम केंद्र के जो काफी समीप यानी आसपास का जो एरिया होता है, अधिकेंद्र ईपी सेंटर यानी आईपी सेंटर कहलाता है। यानी जो अधिक उद्गम केंद्र के आसपास जो भूतल के जो बिंदु होता है उद्गम का, उसके आसपास के जो समीपवर्ती जो क्षेत्र होता है अधिकेंद्र यानी ईपी सेंटर कहलाता है। और इसे अधिकेंद्र पर ही सबसे पहले, किस पर? अधिकेंद्र पर ही सबसे पहले तरंगों को महसूस किया जाता है। यानी पृथ्वी का जो अधिकेंद्र उद्गम केंद्र होता है, उसके आसपास का जो एरिया होता है, सबसे पहले जो तरंगे होती है उसी पर महसूस की जाती है। अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर, यानी अधिकेंद्र जो होता है जहाँ से ज्वाला यानी भूकंप का उद्गम केंद्र होता है, उस केंद्र के ऊपर, ठीक ऊपर 90 अंश के कोण पर होता है। यानी उद्गम केंद्र यानी जो 90 अंश के अधिकेंद्र जो होता है उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर 90 अंश के कोण पर होता है। तो यह आपका भूकंप रहा। भूकंपीय कुछ तरंगे हैं, इसके बारे में भी आप जानने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे बच्चों, यह समझने की कोशिश कीजिए कि यह तरंगे जो होती है यानी भूकंपीय तरंगे सभी प्राकृतिक भूकंप स्थल मंडल में ही आते हैं। यानी जो सभी प्रकार के प्राकृतिक भूकंप होते हैं यानी किसी भी प्रकार के जो भूकंप होते हैं वह जो है स्थल मंडल में ही आते हैं। आगे आप पृथ्वी की विभिन्न परतों के बारे में भी पढ़ेंगे। अभी इतना समझ लेना पर्याप्त है कि स्थल मंडल पृथ्वी के धरातल से, यानी जो स्थल मंडल है वो पृथ्वी के ऊपर की जो धरातल है, धरातल से 200 किमी तक की गहराई वाले भाग को कहते हैं। यानी जो स्थल मंडल किसको कहा जाता है? यानी ऊपर के जो धरातल है, इस धरातल से यानी पृथ्वी के धरातल से 200 किलोमीटर की गहराई की जो परत होती है उसी को स्थल मंडल कहा जाता है। यानी इसकी गहराई कोई पूछता है तो आप कितना बताएंगे कि इसकी गहराई जो है ऊपर से यानी पृथ्वी के धरातल से 200 किलोमीटर अंदर तक जो होती है, जिसको स्थल मंडल कहा जाता है। भूकंप मापी यानी जो भूकंप मापी यंत्र होता है, सिस्मोग्राफ जिसको कहा जाता है अंग्रेजी में, भूकंप मापी यंत्र को सिस्मोग्राफ कहा जाता है। सतह पर यानी भूकंप मापी यंत्र सतह पर पहुंचने वाली भूकंप तरंगों यानी भूकंप के जो तरंगों को अभिलेखित करती है, यानी वह जो है परखती है, अभिलेखित करती है। चित्र 3.1 में भूकंपीय तरंगों का अभिलेखीय वक्र यानी दिखाता हुआ, यानी अभिलेखी जो वक्र है उसको आपको दिखाता है। और यह वक्र 3 अलग बनावट यानी 3 तरह के अलग अलग बनावट वाली तरंगों को प्रदर्शित करता है। आप चित्र में देख भी सकते हैं, उसको समझ भी सकते हैं, प्रयास भी अच्छे से करके समझ सकते हैं। बुनियादी तौर पर भूकंपीय तरंग 2 प्रकार की है। यानी बुनियादी तौर पर जो भूकंप की तरंग होती है वो कितने प्रकार की होती है प्यारे बच्चों? 2 प्रकार की होती है। भूकंपीय तरंग, भूगर्भिक तरंगे, भूगर्भिक तरंगे वह धरातलीय तरंगे, भूगर्भिक तरंगे उद्गम केंद्र से ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान पैदा होती है और पृथ्वी के अंदरूनी भाग से होकर के, यानी पृथ्वी के अंदर की भाग से होकर के सभी दिशाओं में आगे बढ़ने लगती है। इसीलिए इसे भूगर्भिक तरंग कहा जाता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है कि इस अंदरूनी भागों से, पृथ्वी के अंदरूनी भागों से यह भूगर्भिक तरंगे आगे बढ़ती हुई, यानी सभी दिशाओं में आगे बढ़ती हुई
बढ़ती हैं, इसीलिए इसको भूगर्भिक तरंगें कहा जाता है। भूगर्भिक तरंगों एवं धरातलीय शैलों के मध्य अन्योन क्रियाएं यानी अनेकों प्रकार की क्रियाओं के कारण नई तरंगे उत्पन्न होती है। कुछ नई तरंगे भी उत्पन्न हो जाती है, जिन्हें धरातलीय तरंगे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धरातलीय तरंगे कहा जाता है। ये तरंगे धरातल के साथ साथ चलती है, यानी किसके साथ साथ चलती है? धरातल के साथ साथ चलती है। ये तरंगे जो धरातलीय तरंग कहते हैं। तरंगों का वेग अलग अलग घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर परिवर्तित हो जाता है। यानी जो तरंगों का वेग होता है, चाल होती है, अलग अलग घनत्व वाले जो पदार्थ होते हैं, शैलें होती है, उस पर गुजरने पर उसमें कुछ परिवर्तन हो जाता है। अधिक घनत्व वाले पदार्थों में तरंगों का वेग अधिक होता है। अधिक घनत्व वाले जो तरंग पदार्थ होते हैं उसमें इसका घनत्व अधिक होता है। पदार्थों के घनत्व में भिन्नताएं होने के कारण परिवर्तन एवं आवर्तन होता है, जिससे इन तरंगों की दिशा भी बदलती है। इन तरंगों की दिशा क्या हो जाती है? आवर्तन के कारण या परावर्तन के कारण इन तरंगों की दिशा भी यानी बदलती रहती है। आगे आप देखेंगे कि भूगर्भिक तरंगे भी यानी जो भूगर्भ की तरंगे होती है, यह दो प्रकार की होती है। इन्हें पी तरंगे भी कहा जाता है और दूसरा वह यस तरंग भी कहा जाता है। तो पी तरंगे तीव्र गति से चलने वाली तरंग होती है और धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है। यानी पी तरंग जो होती है क्या होती है? तीव्र गति से चलती है। पृथ्वी के अंदर धरातल के ऊपरी भाग पर सबसे पहले पहुंचने वाली तरंग होती है। इन्हीं पी तरंग को हम प्राथमिक तरंग भी कहते हैं या तरंग भी कहा जाता है। तो आप लोग समझ गए हैं कि प्राथमिक तरंग किसे कहा जाता है। यानी जो पी तरंग होती है, जब से तीव्र गति से पृथ्वी के ऊपर भाग पर आती है, इसी को हम प्राथमिक तरंग भी कहा जाता है। पी तरंगे ध्वनि तरंगों जैसी होती है। यानी पी तरंग जो होती है जैसे ध्वनि की तरंग होती है, वैसे ही ये तरंग होती है। ये गैस, तरल व ठोस तीनों प्रकार के पदार्थों से गुजर सकती है। यानी ठोस, तरल और गैसी तीनों तरह के पदार्थों से भी यह तरंग गुजर सकती है। अब मैं बात करता हूँ यस, जो दूसरी तरंग है। यस तरंगे धरातल पर कुछ समय अंतराल के बाद पहुंचती है। जो यस तरंग होती है ये दूसरी तरंग होती है और यह धरातल पर कुछ समय बाद, अंतराल के बाद, यानी कुछ समय के बीत जाने के बाद, अंतर हो जाने के बाद जो है, यानी पी तरंग के अंतर हो जाने के बाद जो है यह तरंग पहुंचती है। तो इसे द्वितीयक तरंग भी कहलाती है। यानी इसको हम क्या कहते हैं? उसको प्राथमिक तरंग और इसको द्वितीयक तरंग कहा जाता है। यह इसकी आकृति यस तरंगों के विषय में एक महत्वपूर्ण भी तथ्य यह भी है कि वे केवल ठोस पदार्थों के ही मध्य से चलती है। यानी जो यस तरंग होती है यह ठोस पदार्थों के मध्य से होकर के आती है, चलती है। तो यह यस तरंगों की यह एक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है कि यह ठोस तरंग से होकर के ही चलती है। इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इस विशेषता से जो वैज्ञानिक हैं, यानी वैज्ञानिकों को भूगर्भीय संरचना समझने में मदद मिलती है, यानी मदद की है। परिवर्तन से तरंगे प्रतिध्वनित होकर के, परिवर्तन के कारण परावर्तन से ये जो तरंगे होती है प्रतिध्वनित होकर वापस लौट आती है। और जबकि आवर्तन से तरंगें, जो आवर्तन से तरंगे होती है वो कई दिशाओं में चलती है। भूकंप लेखी पर, यानी भूकंप लेखी जो यंत्र होता है उस पर बने
आरेख जो होते हैं उस आरेख से तरंगों की दिशा भिन्नता का अनुमान भी लगाया जाता है, यानी उस तरंग की आरेख की जो दिशा होती है, भिन्नता होती है, उसका भी अनुमान लगाया जा सकता है। धरातलीय तरंगें भूकंप लेखी पर अंत में अभिलेखित होती है, यानी जो धरातलीय तरंग होती है वो भूकंप लेखी पर अंत में, बाद में, यानी एकदम लास्ट में अभिलेखित होती है। ये तरंगें ज़्यादा विनाशकारी होती है। जो धरातलीय तरंगें होती है भूकंप लेखी पर अंत में जो अभिलेख पर होती है, ये जो तरंग होती है बहुत ज़्यादा विनाशकारी होती है। इससे विनाश लीला बहुत ज़्यादा होती है धरातल के ऊपरी भाग पर। इनसे शैल विस्थापित होती है, यानी शैलों के स्वरूप बदल जाते हैं और शैल में काफ़ी विस्थापन की क्रिया होती है और इमारतें गिर जाती है, और शैल के ऊपर जो इमारतें हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, अट्टालिकाएँ हैं, यह ध्वस्त हो जाती है, गिर जाती है। तो इसी क्रम में आप प्यारे बच्चों समझने की कोशिश करेंगे कि भूकंपीय जो तरंगों का संचरण है वह संचरण कैसे है, या भिन्न भिन्न प्रकार के भूकंपीय तरंगों के संचरित होने की प्रणाली भिन्न भिन्न होती है। जैसे ही ये संचरित होती हैं तो शैलों में कंपन पैदा होती है। पी तरंगों से कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समानांतर ही होती है। यह संचरण की जो गति की दिशा में ही पदार्थ पर क्या करती है, यानी दबाव डालती है, यानी गति की दिशा में ही पदार्थ पर दबाव डालती है, उसके विपरीत पर नहीं। इसके दबाव के फलस्वरूप पदार्थ के घनत्व में भिन्नता आती है, यानी जो इसके दबाव के कारण परिणाम स्वरूप जो पदार्थ होती है उसमें भिन्नता आती है, और शैलों में संकुचन व फैलाव की प्रक्रिया पैदा हो जाती है। क्या हो जाती है? शैलों में संकुचन और फैलाव की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। अन्य तीन तरह की तरंगें संचरण गति के समकोण दिशा में कंपन पैदा करती है। यह तरंगे ऊर्ध्वाधर तल में तरंगों की दिशा के समकोण पर कंपन पैदा करती है। अतः ये जिस पदार्थ से गुजरती हैं इनमें उभार व गर्त बनती है। जिस पदार्थ से यह तरंगे गुजरती है उसमें या तो उभार हो जाता है या गर्त बन जाती है। धरातलीय तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी समझी जाती है। ये जो धरातलीय तरंग होती है सबसे अधिक विनाशकारी होती है, सबसे अधिक जो है विनाश लीला इसी से होता है। अब मैं बात करूंगा छाया क्षेत्र का उद्भव। तो प्यारे बच्चों, ये छाया क्षेत्र जो होता है भूकंप लेखी यंत्र पर दूरस्थ स्थानों से आने वाली भूकंपीय तरंगें अभिलेखित होती है। क्या होती है? यानी दूरस्थ स्थानों से आने वाली भूकंपीय तरंगें होती है वो भूकंप लेखी पर अभिलेखित होती है। यद्यपि कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होती, ऐसे क्षेत्र को भूकंपीय छाया क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूकंपीय छाया क्षेत्र कहा जाता है। विभिन्न भूकंपीय घटनाओं के अध्ययन से पता चलता है कि एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वथा भिन्न होता है। चित्र 3.2 में आप देख सकते हैं, यानी यह 3.2 में आप देख सकते हैं कि पहले जो पी तरंगे छाया क्षेत्र है इसका कुछ छाया क्षेत्र अलग है, और फिर जो है आप नीचे जो देख रहे हैं ये यस तरंग का छाया क्षेत्र है, इससे ये कुछ भिन्न दिखाई दे रहा है। तो इसको देख करके आप समझ सकते हैं। तो यह विभिन्न प्रकार की जो है यानी अभिलेखित होती है भूकंपीय छाया क्षेत्र जो है कहा जाता है। और यह भूकंपीय विभिन्न प्रकार की जो भूकंपीय घटनाओं के अध्ययन से ये पता चलता है कि यह एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वथा यानी भिन्न होता है, अलग होता है। तो अ और ब में पी वह यस तरंग का छाया क्षेत्र प्रदर्शित भी किया गया है, आप उसको समझ भी सकते हैं।
यह देखा जाता है कि भूकंप लेखी भूकंप अधिकेंद्र से, यानी भूकंप लेखी जो भूकंप अधिकेंद्र से 105 अंश के भीतर किसी भी दूरी पर P व S दोनों ही तरंगों का अभिलेखन करते हैं। भूकंप लेखी अधिकेंद्र से 145 अंश से परे केवल P तरंग के पहुंचने को ही दर्ज करते हैं और S तरंगों को अभिलेखित नहीं करते हैं। यह इसमें विशेषता पाई जाती है। अतः वैज्ञानिकों का मानना है, मत है कि भूकंप अधिकेंद्र से 105 अंश और 145 अंश के बीच का जो क्षेत्र होता है, जहां कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होती है, यानी 105 और 45 के बीच का जो भाग होता है, क्षेत्र होता है, वहां कोई भी यानी भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होती है भूकंप लेखी पर। दोनों प्रकार की तरंगों के लिए छाया क्षेत्र 105 अंश के परे पूरे क्षेत्र से यस तरंगे नहीं पहुंचती है। यस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक विस्तृत होती है। भूकंप अधिकेंद्र के 105 अंश से 145 अंश तक पी तरंगों का छाया क्षेत्र एक पट्टी के रूप में पृथ्वी के चारों तरफ प्रतीत होता है। यस तरंगों का छाया क्षेत्र न केवल विस्तार में बड़ा होता है, वरन यह पृथ्वी के 40% भाग से भी अधिक हैं। अगर आपको भूकंप अधिकेंद्र का पता हो तो आप किसी भी भूकंप का छाया क्षेत्र रेखांकित कर सकते हैं। किसी भी भूकंप का जो है छाया क्षेत्र पता हो, अधिकेंद्र पता हो, तो उसका जो है छाया क्षेत्र रेखांकित कर सकते हैं। किसी भूकंप अधिकेंद्र को जानने का जो विवरण होता है बॉक्स में पृष्ठ 28 में दिया भी गया है। भूकंप प्रकार, यानी भूकंप प्रकार में सबसे पहले सामान्य विवर्तनिकी भूकंप ही अधिक आते हैं। ये भूकंप भ्रंश तल के किनारे चट्टानों के सरक जाने के कारण उत्पन्न होते हैं। यानी भूकंप जो होते हैं, ये ऐसे भूकंप जो है भ्रंश तल के किनारे चट्टानों के सरक जाने के कारण उत्पन्न होते हैं। दूसरा है एक विशिष्ट वर्ग के विवर्तनिकी भूकंप को ही ज्वालामुखी जन्य भूकंप भी समझा जाता है। यानी एक विशिष्ट प्रकार के जो विवर्तनिकी भूकंप होते हैं उसी को हम ज्वालामुखी जन्य भूकंप भी जाना जाता है। ये भूकंप अधिकांशतः सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्रों तक ही सीमित रहते हैं। यानी ऐसे भूकंप जो होते हैं सक्रिय ज्वालामुखी जो क्षेत्र होते हैं उसी में सीमित होते हैं। तीसरा है खनन क्षेत्रों में कभी कभी अत्यधिक खनन कार्य से भूमिगत खानों की छत ढह जाने के कारण यानी ढह जाती है, जिससे हल्के झटके महसूस किए जाते हैं। इन्हें नियात भूकंप की कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? नियात भूकंप भी कहा जाता है। चौथा है कभी कभी परमाणु व रासायनिक विस्फोट से भी भूमि में कंपन हो जाती है। इस तरह के झटकों को विस्फोटक भूकंप कहते हैं। यानी ऐसे जो झटके आते हैं पृथ्वी में उसको विस्फोटक भूकंप कहा जाता है। पांचवा है जो भूकंप बड़े बांध वाले क्षेत्रों में आते हैं। यानी जो भूकंप बड़े बांध वाले क्षेत्रों में आते हैं, इन्हें बड़े बड़े जहां बांध बनाए जाते हैं और ऐसे क्षेत्रों में आते हैं, उन्हें बांध जनित भूकंप कहा जाता है। तो इस तरह से आप समझे होंगे कि भूकंप के प्रकार है। भूकंपों की जो माप की जाती है वह भूकंपीय घटनाओं का मापन भूकंपीय तीव्रता के आधार पर अथवा आघात की तीव्रता के आधार पर किया जाता है। भूकंपीय तीव्रता की मापनी रिएक्टर स्केल होता है। यानी भूकंपीय जो तीव्रता की मापनी होती है, पैमाना जो होता है, उसको हम रिएक्टर स्केल के नाम से जानी जाती है। भूकंपीय तीव्रता
भूकंप के दौरान ऊर्जा मुक्त होने से संबंधित है। यानी भूकंप की जो तीव्रता है ऊर्जा के मुक्त हो, भूकंप के दौरान जो ऊर्जा मुक्त होती है उसी से संबंधित होता है। इस मापनी के अनुसार भूकंप की तीव्रता 0 से 10 तक होती है। एक 0 होता है, 0 से 10 तक उस पर पैमाने बने होते हैं, उसी 10 तक होती है। आघात की तीव्रता व गहनता को इटली के भूकंप वैज्ञानिक मरकैली, यानी इटली के जो भूकंप वैज्ञानिक मरकैली के नाम से जाना जाता है, और यह एक झटकों में हुए प्रत्यक्ष हानि द्वारा निर्धारित की जाती है कि एक झटके में, यानी यह झटकों से हुए जो प्रत्यक्ष हानियां होती है और निर्धारित जो की जाती है, इसकी गहनता 1 से 12 तक होती है। यानी 1 से कितनी होती है? 12 तक होती है। तो यह भूकंप मापी यंत्र है, इसके बारे में आप समझें। इसके बाद जो है भूकंप के जो कुछ प्रभाव होते हैं, उस प्रभाव के बारे में मैं बताऊंगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ समझने की कोशिश कीजिए कि भूकंप के प्रभाव क्या क्या होते हैं। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा होता है। नहीं, भूकंप क्या होता है? भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, वो मानव जनित आपदा नहीं है। भूकंपीय आपदा से होने वाले जो प्रकोप होते हैं, यानी जो हानियां होती है, घटनाएं होती है और जो प्रकोप होते हैं, वो निम्न है जो आप के सामने रखा जा रहा है। पहला है भूमि का हिलना। यह भी एक प्राकृतिक आपदा यानी प्रकोप है। भूकंप, भूमि जो क्या होती है? हिल जाती है। धरातलीय विसंगति, धरातल में विभिन्न तरह की विसंगतियां आ जाती है, स्वरूप बदल जाते हैं। तीसरा है भूस्खलन, पंख अस्खलन, यानी भूमि जो होती है वो अस्खलित हो जाती है, तितर बितर हो जाती है। इसी तरह से जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में आप देखते हैं, कोई पहाड़ों में जो है पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन होते हैं और इधर उधर जो है वह पंख अस्खलन भी हो जाता है, पंख के आकार में भी। चौथा है मृदा द्रवण, यानी मृदा में तमाम जो है द्रवण और द्रव के रूप में भी हो जाते हैं, फैल जाते हैं। पांचवा है धरातल का एक तरफ झुकना, यानी धरातल एक तरफ से एक तरफ झुक जाती है, एक तरफ काफी ऊंचा हो जाता है, एक तरफ जो झुकाव यानी ढाल हो जाता है। हिम अस्खलन, और उसके ऊपर जो है जब हिम ओवर पड़ते हैं तो वह अस्खलित होने लगते हैं, एक तरफ जो है बहने लगते हैं। इस तरह से यानी आप देख रहे हैं कि ये 7वां पॉइंट है धरातलीय विस्थापन। उसमें धरातल का जो विस्थापन की क्रियाएं होती है, धरातल के स्वरूप में बहुत सारे परिवर्तन होने लगते हैं और विस्थापित होकर के विभिन्न रूपों में धरातल दिखने लगती है। 8वां है बांध व तटबंध के टूटने से बाढ़। और जब ऐसी भूकंपीय प्रक्रियाएं आती है तो कहीं बांध टूट जाते हैं, तटबंध टूट जाते हैं और उससे जो है बाढ़ जैसी स्थिति जो है चारों तरफ फैल जाती है उसके आसपास के क्षेत्रों में। यह आप देख रहे हैं कि अगला जो पॉइंट है 9 पॉइंट है, 9वां पॉइंट है वो आग लगना। और इस तरह से जो है कहीं कहीं जो है बिजली के तार या आगजनी घटनाएं यानी आग भी लग जाता है, उससे तमाम क्षेत्रों में काफ़ी हानि भी होती है। 10वां पॉइंट है इमारतों का टूटना। इमारतें टूट टूट करके एकदम बिखर जाती है तथा उसकी इमारतों के जो ढांचे होते हैं वो ढांचा जो है पूर्ण रूप से ध्वस्त होना, यानी वो ध्वस्त हो जाती है, गिर जाते हैं। अगला है 11वां है वस्तुओं का गिरना, और वस्तुएं खड़खड़ा खड़खड़ा के ऊपर से गिरने लगती है नीचे की तरफ जो है। 12वां है सुनामी, यानी कभी कभी आप देखते हैं कि ये सुनामी भी उत्पन्न हो जाती है जब पृथ्वी यानी ज्वालामुखी समुद्री क्षेत्रों में जब ये भूकंप आते हैं तो इस भूकंप के प्रभाव से जो है यानी जिस धरातल के ऊपर जो है यानी पानी होता है, जल होता है, तो वह जल में यानी समुद्री जलों में जो है विस्थापन की क्रिया होती है और ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती है। 30 मीटर जो है 20 मीटर 25 मीटर ऊंची लहरें जो उठती है, जिससे यानी तटीय क्षेत्रों में जो है सुनामी यानी सागर की पानी जो है तटीय क्षेत्रों के स्थलीय भागों में जो है आवासीय क्षेत्रों में पहुंच जाती है और तमाम कई मंजिले भवन उसमें डूब जाते हैं। तो इस तरह से आप लोग इसके भूकंप के प्रभाव भी आप लोग देखे होंगे।
और इसमें तमाम तरह के ये चित्र भी दिए गए हैं कि ज्वारी, इसमें जो है आप देख रहे हैं कि ये ज्वारी लहरों द्वारा जो है तबाही कैसे जो है यानी ज्वार उठे हैं और लहरें उठी है और दृश्य से मोरेन तट और भारत ही जो है प्रभावित हो गया है। ज्वारी लहरों द्वारा तटों पर स्थित आवासीय क्षेत्रों का भी विध्वंस कैसे हो गया है, श्रीलंका में भी स्थितियाँ कैसे उत्पन्न हो गई है। आप यहाँ पूरे विश्व के मैप भी दर्शाए गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि श्रीलंका की स्थिति है। भारत के दक्षिणी भाग में यहाँ जो देख रहे हैं इसके द्वीपीय कुछ देश है, इधर भी जो है आप ऑस्ट्रेलिया वगैरह में इधर भी देख रहे हैं। तो इस तरह से यह भूकंप के क्षेत्र जो खूब दर्शाया गया है। यहाँ देख रहे हैं कि ज्वारी लहरों द्वारा जो है विनाश का एक जो है दृश्य भी थाईलैंड में आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ ज्वारी लहरों से जो है द्वारा यह विनाश का एक दृश्य इंडोनेशिया में भी आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि मतलब यह उपरोक्त सूचीबद्ध जो प्रभावों से जो है यह पहले 6 का प्रभाव जो है स्थल रूपों पर देखा जा सकता है और यह एक तरह से जो है यानी स्थल स्वरूपों पर देखा जा सकता है, जबकि अन्य को उस क्षेत्रों में होने वाले जन व धन की हानि से भी समझा जा सकता है। सुनामी का जो प्रभाव तभी पड़ेगा, यानी सुनामी का प्रभाव तभी पड़ेगा जब भूकंप का अधिकेंद्र कहाँ हो, समुद्र में हो। आपको बताया हूँ कि भूकंप का अधिकेंद्र जब समुद्र में होता है तो सुनामी का प्रभाव होता है। आधा स्थल पर हो और भूकंप की यानी सुनामी समुद्र के आधा स्थल पर हो और भूकंप की तीव्रता बहुत अधिक हो, यानी समुद्र के आधा स्थल पर हो भूकंप और जो है उसकी तीव्रता बहुत अधिक हो, तब जो है सुनामी का प्रभाव देखा जाता है। यह सुनामी अपने आप में भूकंप नहीं है, यह वास्तव में क्या होती है, समुद्र की यानी पानी की लहरें होती है जो भूकंपीय तरंगों से उत्पन्न होती है। और यद्यपि मूल रूप से कंपन की क्रिया कुछ सेकंड ही रहती है, यानी जो कंपन की क्रिया होती है वो कुछ ही सेकंड रहती है। फिर भी यदि भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 5 से अधिक है तो इसके परिणाम स्वरूप अधिक विनाशकारी होते हैं, यानी लहरें जो होती है 5 से जब अधिक होती है तो यह विनाशकारी हो जाती है, इसके परिणाम जो है अत्यधिक विनाशकारी होते हैं। भूकंप की आवृत्ति, अब मैं आपको भूकंप की आवृत्ति के बारे में भी बता दे रहा हूँ कि भूकंप एक प्राकृतिक आपदा होता है। तीव्र भूकंप के झटकों से जन व धन की अधिक हानि होती है। फिर भी ऐसा नहीं है कि विश्व के सभी भागों में तीव्र भूकंप ही आते हैं, ऐसा नहीं है, यानी सभी भागों में तीव्र भूकंप नहीं आते हैं। केवल वही क्षेत्र जो भ्रंश के समीप हैं ऐसे तीव्र झटके महसूस किए जाते हैं, यानी जो भ्रंश के समीप वाले जो क्षेत्र होते हैं उसी में यानी तीव्र झटके जो महसूस किए जाते हैं। हम ज्वालामुखी व भूकंप के वितरण का भी वर्णन आगे अध्याय में पढ़ेंगे। प्रायः यह देखा गया है कि रिएक्टर स्केल पर 8 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप के आने की संभावना बहुत ही कम होती है, यानी अधिकतर जो अभी तक 8 रिएक्टर स्केल पर 8 की तीव्रता वाले भूकंप ही जो है रिकॉर्ड किए गए हैं। इससे ऊपर आने वाले भूकंपों की तीव्रता जो है वाले भूकंप आने की संभावना बहुत कम होती है, यानी उससे अधिक नहीं आते हैं। एक से एक ऋण जो यानी 1 ऋण जो है 2 वर्षों में, यानी 1 या 2 वर्षों में जो है एक ही बार आते हैं, यानी इस तरह के भूकंप जो है। जबकि हल्के भूकंप लगभग हर मिनट पृथ्वी के किसी न किसी भाग पर महसूस किए जाते हैं। यानी जो भारी भूकंप है, अधिक तीव्रता के जो भूकंप होते हैं वर्ष में 1 या 2 बार आ सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये हल्के भूकंप जो होते हैं इसके झटके जो है यानी किसी न किसी पल, हर पल जो है, हर मिनट जो है कहीं न कहीं होते ही रहते हैं, महसूस किए ही जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको आज जो है पृथ्वी की संरचना के बारे में बताऊंगा। तो पृथ्वी की संरचना आप जानें और इसमें भूपर्पट्टी, जो भूपर्पट्टी होती है, इस
भूपर्पटी यह ठोस पृथ्वी का सबसे बाहरी ऊपर वाला जो भाग होता है, यही बहुत भंगुर भाग है जिसमें जल्दी टूट जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी ये विखंडित हो जाती है, टूट जाती है। भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों व महासागरों के नीचे क्या होती है, अलग अलग होती है, अलग अलग है। महासागरों में जो भूपर्पटी की मोटाई है महाद्वीपों की तुलना में, यानी वहाँ की मोटाई क्या है, कम है। महासागरों के नीचे इसकी औसत मोटाई 5 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपों के नीचे यह मोटाई यानी 30 किलोमीटर तक पाई जाती है। मुख्य रूप से पर्वतीय श्रृंखलाओं के क्षेत्रों में यह मोटाई और भी अधिक है। हिमालय पर्वत श्रेणियों के नीचे भूपर्पटी की मोटाई लगभग 70 किलोमीटर तक पाई जाती है। भूपर्पटी भारी चट्टानों से बनी है। भूपर्पटी कैसे बनी है, भारी चट्टानों से बनी है, और इसका घनत्व 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। महासागरों के नीचे भूपर्पटी की चट्टानें बेसाल्ट निर्मित है। महासागरों के नीचे इसका घनत्व 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। यहाँ आप देख रहे हैं कि स्थल मंडल भूपर्पटी की ऊपरी सर्वाधिक स्रोत ठोस जो मेटल की चट्टान को दर्शाया गया है कि यह भूपर्पटी है और 0 से 100 किलोमीटर मोटी है। ये ऊपर की जो भूपर्पटी जिसको कहा जाता है। दूसरा जो है दुर्बलता मंडल इसको कहा जाता है, और मेटल जो है इसके बाद से आप देख रहे हैं कि 2900 किलोमीटर तक ये जो है भाग है जो द्रव अवस्था जो पाई जाती है, जो क्रूड यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ उसकी द्रवावस्था में है बीच में, और फिर जो है यहाँ क्रूड जो है वहाँ कुछ जो है क्रूड में जो है ठोस अवस्थाएं पाई जा रही है। तो यहाँ जो है 6378 किलोमीटर इसको जो है बताया गया है क्रूड को। चित्र यह 3.3 और पृथ्वी की आंतरिक भाग को ये मतलब दर्शाने का प्रयास किया गया है इस चित्र में 3.3 में। यहाँ मैं थोड़ा सा मेटल के बारे में भी चर्चा करूँगा कि भूगर्भ में परपट्टी के नीचे यानी पृथ्वी के ऊपर की परपट्टी है उसके नीचे का जो भाग है वही मेटल कहलाता है। यानी परपट्टी के नीचे जो आंतरिक भाग होता है उसको मेटल कहा जाता है कहलाता है। यह मोहो अशांत्य से आरंभ हो करके यानी मोहो आसंत से आरंभ हो करके 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। मेटल का ऊपरी जो भाग होता है दुर्बलता मंडल भी इसको कहा जाता है। एस्थेनो शब्द का अर्थ दुर्बलता से लगाया जाता है। इसका विस्तार 400 किलोमीटर तक आंका गया है। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान यानी जब ज्वालामुखी उद्गार के दौरान की जो स्थिति होती है, जो लावा धरातल पर पहुंचता है उसका मुख्य स्रोत यही है, यानी यही चट्टान माना जाता है कि यहाँ जो 400 किलोमीटर तक आंका गया है और ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा आती है वहाँ तक से यानी दुर्बलता की चट्टानों से वहाँ तक से आती है। तो यह दौरान जो है लावा धरातल पर पहुंच जाती है, उसका मुख्य स्रोत यही माना जाता है। इसका घनत्व भूपर्पट्टी की चट्टानों से अधिक है, यानी इसका जो घनत्व होता है ऊपर की चट्टानों के से अधिक होता है, अर्थात 3.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर से भी अधिक घनत्व माना जाता है। भूपर्पट्टी एवं मेटल का ऊपरी जो भाग होता है यह मिल करके दोनों मिल करके भूपर्पट्टी और मेटल की जो ऊपरी भाग है मिल करके क्या करते हैं, स्थल मंडल कहलाते हैं। यही मिल करके स्थल मंडल कहा जाता है। इसकी मोटाई 10 से 200 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। कहीं कहीं 10 और कहीं वहाँ 10 से लेकर के 10 किलोमीटर से लेकर के 200 किलोमीटर तक पाई जाती है। इसकी मोटाई जो है इसके निचले मेटल का विस्तार दुर्बलता मंडल के समाप्त हो जाने के बाद तक है। यह
ठोस अवस्था में है। ये किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में है। हम यहाँ क्रोड की बात करें तो जैसा कि पहले ही इंगित किया जा चुका है कि भूकंपीय तरंगों के वेग ने पृथ्वी के क्रोड को समझने में सहायता की है। क्रोड वह मेटल की सीमा 2900 यानी किलोमीटर की गहराई पर हैं और बाह्य जो क्रोड है, जो आउटर कोर कहा जाता है, यह तरल अवस्था में पाई जाती है, तरल अवस्था में है, जबकि आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में है। आंतरिक क्रोड जो है वो ठोस अवस्था में है। मेटल की वह क्रोड की सीमा जो है चट्टानों का घनत्व लगभग, यानी जो मेटल वह क्रोड की सीमा पर जो है चट्टानों का जो घनत्व लगभग 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तथा केंद्र में यह 6300 किलोमीटर की गहराई तक घनत्व लगभग 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक हो जाता है। यानी कितना हो जाता है? 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक इसका गहराई घनत्व हो जाता है, यानी 6300 किलोमीटर की गहराई तक। इससे यह पता चलता है कि क्रोड भारी पदार्थों यानी मुख्य रूप से निकिल व लोहे का बना है। इसे नीफे परत के नाम से भी जाना जाता है।